आर्थिक भूगोल की संकल्पनाएं में आज हमने पिछले वीडियो में 8-9 संकल्पनाएं पढ़ी थी। कुल 11 संकल्पनाएं हैं, उनमें अगली संकल्पनाएं हम इस वीडियो में ले रहे हैं। तो विद्यार्थी ध्यान से दोनों वीडियो को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो हमने 7 संकल्पनाओं के बाद 8वीं संकल्पना आती है आर्थिक भूदर्शियों द्वारा आर्थिक उन्नति के स्तर का प्रदर्शन करना। कहने का मतलब है जितने प्रकार के जो हमने आर्थिक भूदर्शी पढ़े थे, कहने का आर्थिक भूदर्शी से मतलब है मनुष्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करके वहाँ पर किस तरह के आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है और हमें वो किस तरह से दिखाई देती है वहाँ पर क्षेत्र विशेष में, उससे संबंधित है। तो वो उनका प्रदर्शन किस प्रकार से करता है, उस क्षेत्र निवास करने वाले मानव वर्ग की आर्थिक उन्नति के स्तर का प्रदर्शन होता है। जिस क्षेत्र में कारखाने, दमन भट्टियाँ या गोदाम या निर्यातक स्टॉक है, वो सारे तथ्यों का वहाँ पर परिवहन के साधन है, विभिन्न प्रकार की यंत्र हैं, इनको बहुत अधिक मात्रा में देखा जा सकता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ पर अगर कृषि के कार्य ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े खेत लहलते दिखाई दे रहे हैं और कृषि व्यवसाय उच्चतर रूप से स्थापित है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ये कृषि रूप से समृद्ध है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल पशुचारण का कार्य किया जाता है, झुग्गी झोंपड़ियों में लोग निवास करते हैं, इसका मतलब है इनका मध्यम आर्थिक रूप से ये पिछड़ा हुआ भूभाग है। तो इस प्रकार इन आर्थिक भूदर्शियों के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के स्थिति का पता चलता है, वहाँ किस तरह का लोग निवास करते हैं। अगला आ रहा है स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन, बहुत बार ये शब्द स्थानिक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। किसी प्रदेश या क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में कुछ पारस्परिक संबंध होते हैं, वे कार्यात्मक संबंध कहलाते हैं। उन कार्यात्मक संबंधों के द्वारा प्रदेश का आर्थिक संगठन स्थापित रहता है और किसी ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं आपस में मिलजुल कर आर्थिक भूदर्शियों का निर्माण करती है और आर्थिक क्रियाएं एक संगठन का रूप धारण कर लेती है, जिसे उस क्षेत्र का स्थानिक संगठन कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र विशेष में मानव किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। अगर कोई औद्योगिक हब है तो औद्योगिक रूप से वो विकसित क्षेत्र हो गया और वो एक स्थानिक संगठन के रूप में कार्य करने लग गया। कोई ऐसा कृषि क्षेत्र से संबंधित है तो कृषि से संबंधित हो गया, कोई खनन से क्षेत्र है तो खनन से संबंधित। कहने का मतलब जिस क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं परस्पर आपस में मिलकर एक संगठन का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसको स्थानिक संगठन कहा जाता है। अगला आता है 10वीं, प्रादेशिक आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन हम क्या करते हैं, भौगोलिक ज्ञान के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष का ठीक से हम जितना बेसिक नॉलेज होता है उसके आधार पर कर लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास का स्तर कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से कितना भारत से पिछड़ा हुआ है, ये तुलनात्मक अध्ययन हम इस तरह से अगर करें तो उसके आधार पे हमें पता चल जाता है। कुछ देश विकसित है, कुछ अविकसित है, इन दोनों प्रदेशों का अलग अलग प्रकार से हम अध्ययन करके और तुलनात्मक अध्ययन करें तो किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश के बारे में हमें ये पता चल जाता है कि वो कितना विकसित है या कितना पिछड़ा हुआ है। और अंतिम संकल्पना आती है आर्थिक विकास नियोजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग। ये आर्थिक भूगोल की नहीं, किसी भी प्रदेश के अगर संसाधनों का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो सबसे पहले वहाँ की आर्थिक उन्नति के लिए एक योजना बनाई जाती है। कोई क्षेत्र विशेष कितना पिछड़ा हुआ है और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अगर उसमें कुछ संसाधन स्थित हैं, तो उन संसाधनों को एक प्लानिंग के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से अगर वहाँ पर विकास किया जाए, उन संसाधनों का उपयोग किया जाए जिससे उस क्षेत्र विशेष का उन्नति हो सके, आर्थिक विकास हो सके और प्रादेशिक असंतुलन की जो स्थिति है वो दूर हो सके, तो इसके लिए आर्थिक विकास नियोजन की आवश्यकता होती है। तो इन तथ्यों का अध्ययन भी भूगोल में मुख्यतः किया जाता है और वो भी विशेषतः आर्थिक भूगोल में।
और आर्थिक भूगोल में जहाँ पर इस तरह की किसी क्षेत्र विशेष की प्लानिंग की जाती है तो उसको अप्लाइड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है। विश्व का प्रत्येक देश और राष्ट्र अपने देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और विकास की प्रबल इच्छा रखता है, परंतु इन पहलुओं पर संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय या प्रादेशिक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाकर और उचित प्रबंधन कर आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो इस तरह से यह आर्थिक भूगोल की संकल्पना है। ये एक बड़ा प्रश्न आ जाता है, आर्थिक भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा लिखते हुए आर्थिक भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं कौन कौन सी, उनके बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करिए। तो इसलिए 11 संकल्पनाएं हैं। इन 11 संकल्पनाओं को एक चरणबद्ध तरीके से पहले लिस्ट बनाइए, उसके बाद इसका वर्णन प्रस्तुत करिए। इसमें एक शब्द आया था आर्थिक भूदर्शीय। आर्थिक भूदर्शीय शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक भूदर्शीय शब्द का अच्छे से परिभाषा अच्छे से इसको पढ़ के तैयार कर लिया जाए।